शोले को आज पूरे 50 साल हो चुके हैं। एक शब्द में आप क्या बोलेंगे कि क्या है शोले मूवी? एक ऐसी कहानी जिसको आप कहीं से भी शुरू करें वो फिर आपको उठने नहीं देती है। शोले अब हमारी जिंदगी में शुमार है। जावेद साहब की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी साहित्यिक है। उनके परदादा ने गालिब का दीवान एडिट किया था। ये जो फिल्म है इसकी एक अजीबोगरीब खासियत है। कोई भी ये बात अपने दिमाग में फिल्म देखते वक्त अपने जहन में नहीं लाता कि गब्बर सिंह क्यों है, जय वीरू क्यों है, सुरमा भोपाली क्यों है। डायलॉग का जो काम है बहुत ही अद्भुत है। उनका शाकाल भी का भी डायलॉग पॉपुलर है, उनका मुकेम्बो भी खुश होता है, मेरे पास माँ है। इस शोले की जो पृष्ठभूमि पर आप गौर करें तो आपको उसमें मध्य प्रदेश मालवा और खास करके मध्य भारत भोपाल की बड़ी छाप मिलती है। मध्य प्रदेश की माटी से निकली हुई भाषा है इस फिल्म में। इस फिल्म ने जो भाषा तय की उसने विज्ञापन जगत में कमाल किया है। तांगा सर कैसे रिलेट किया गया होगा बसंती के लिए? सलीम जावेद दोनों बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के लेखक रहे हैं। उनके जो महिला कैरेक्टर होते हैं वो सेल्फ डिपेंड होते हैं। बातचीत करने का तरीका ईजाद करना है तो उसके लिए तो शोले मील का पत्थर है। ये फिल्मों का समाज में कंट्रीब्यूशन है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। शोले नाम लेते ही आग के शोले नहीं बल्कि आंखों के सामने एक तस्वीर उभर कर आती है जिसमें अमर दोस्ती जय वीरू की नज़र आती है तो खूंखार डाकू गब्बर सिंह नज़र आता है। बेबस पुलिस इंस्पेक्टर जिसके दोनों हाथ कट चुके हैं ठाकुर नज़र आते हैं तो बसंती धन्नो, सूरमा भोपाली और अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर भी याद आते हैं। शोले को आज पूरे 50 साल हो चुके हैं। 15 अगस्त 1975 को शोले फिल्म रिलीज़ हुई थी जो अपने आप में एक कंप्लीट सिनेमा है और उस ब्लॉकबस्टर मूवी को लगभग हर व्यक्ति ने देखा होगा। हमारी पीढ़ी ने तो उस मूवी को जिया भी है। तो इस मूवी के कैमरे के सामने के तो सारे सीन आप लोगों ने देखे हैं, हमने देखे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी इस फिल्म की उतनी ही रोचक कहानियां हैं जितनी ये फिल्म रोचक है। तो इस फिल्म के कैमरे के पीछे की कहानियां बताने के लिए हमारे साथ में फिल्म को लिखने वाले जावेद अख्तर साहब के 25 साल पुराने अभिन्न मित्र जो उनकी किताब भी लिख चुके हैं, अरविंद मंडलोई जी हमारे साथ है और हम उन्हीं से चर्चा करेंगे शोले फिल्म को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। पहले एक शब्द में आप क्या बोलेंगे कि क्या है शोले मूवी और कितना आपको जानकारी मिली है जावेद अख्तर साहब से? देखिए, शोले जो है वो स्क्रिप्ट मतलब मनोरंजन की दुनिया की शोले है। शोले ऐसी इकलौती फिल्म है जिसने 3-4 पीढ़ियों को एड्रेस किया है। आज भी आप जब शोले देखना शुरू करें कहीं से भी तो मेरा ये दावा है कि आप उसको एंड तक देखेंगे। एक ऐसी कहानी जिसको आप कहीं से भी शुरू करें वो फिर आपको उठने नहीं देती है, जबकि आपने पहले देखी हुई है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 200 बार शोले को देखा है। ये सब मैंने तो 100 टाइम देखा है, मैंने 200 टाइम देखा है। और मुझे एक बड़े फिल्म निर्देशक ने एक बार बताया था कि शोले लगने के 1-1.5 साल तक मैं शोले देख नहीं पाया था। तो इंडस्ट्री में ऐसा हो गया था कि शोले ना देखी है आपने तो ये लोग आश्चर्य करते थे आपने शोले नहीं देखी है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं एक दिन सिनेमा हॉल गया और वहाँ शोले देखी मैंने। तो शोले की दास्तान बड़ी दिलचस्प है और जितने सारे उसके कैरेक्टर रखे गए लोगों के सामने और रचे गए, मतलब शोले अब हमारी ज़िंदगी में शुमार है। तो हम उसको जिस तरह कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में शरीक हो जाती है वो शोले भी उसी तरह हम लोगों की ज़िंदगी में शरीक है। वो आज तक पॉपुलर है। अब देखिए, अभी अमूल ने शोले पे के 50 साल पे एक विज्ञापन रिलीज़ किया है अपना। तो अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि शोले की लोकप्रियता का जो पैमाना है वो कितना उच्चतम स्तर का है। सर, इसके जो कैरेक्टर्स हैं जय वीरू जो हीरो हैं मुख्य, इनका चयन करने के पीछे की क्या कहानी है? ऐसा भी सुनने में आया कि अमिताभ बच्चन साहब तो गब्बर सिंह का रोल करना चाहते थे, संजीव कुमार भी स्क्रिप्ट सुनने के बाद गब्बर सिंह का रोल करना चाहते थे। तो सर, ये स्टार कास्ट कैसे हुआ? देखिए, मैं जावेद साहब को लेके हमेशा शोले पे बात होती रही मेरी। और मेरी जो किताब है जादूनामा, जो ऑटोबायोग्राफी है जावेद अख्तर साहब की, उसके सिलसिले में जब मेरी रमेश सिप्पी जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि शोले के जो डायलॉग का काम है वो जावेद अख्तर साहब ने इंडिविजुअली किया है।
और जो इसका स्क्रीन प्ले और कहानी है उसमें सलीम साहब का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो कैरेक्टर थे, ये कैरेक्टर असल में सोचे गए थे सलीम साहब और जावेद साहब से मिलजुल के। पर इसके पहले मैं आपको एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं तो फिर शोले और इंटरेस्टेड हो जाएगी, मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगी शोले। कि देखिए क्या हुआ था कि जीपीसीपी के यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग का एक डिपार्टमेंट कायम हुआ था जिसमें सलीम जावेद दोनों काम करते थे। उन्होंने एक मुकम्मल स्क्रिप्ट लिखी थी जिस पर फिर फिल्म नहीं बनी। डायलॉग, स्क्रीन प्ले, सब कुछ रेडी था। वो जब रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी को सुनाया गया तो उन्होंने उस आइडिया को रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक, हालांकि उन्होंने उस स्क्रिप्ट की बहुत तारीफ की। तो एक आइडिया के तौर पे सलीम साहब ने और जावेद साहब ने एक रफली उनको बताया कि एक ऐसी भी कहानी हम लोग सोच रहे हैं जिसमें एक मेजर है, दो उसके रंगरूट हैं, और मेजर के जो है हेड ग्रेनेड से दोनों हाथ चले गए हैं, और रंगरूट बड़े ही अनुशासनहीन हैं तो उनको फौज से निकाल दिया गया है। और वो जब मेजर दोनों हाथ नहीं है और अपने गांव जाता है तो उसकी दुश्मनी है जो कि एक डाकू है, तो वो फिर इन दोनों रंगरूट को हायर करता है। और एक इस तरह का आइडिया है इस पे एक। तो उन्होंने कहा कि ये आइडिया बहुत शानदार है और आप इस आइडिया को डेवलप कीजिए। जब ये आइडिया लिखने की टेबल पे आया तो ये जो मेजर थे ये पुलिस ऑफिसर हो गए, ये जो संजीव कुमार हो गए, ये जो रंगरूट थे जयवीरू हो गए। इस तरह इसकी बेसिक कहानी लिखना शुरू हुई और फिर इसमें दूसरे कैरेक्टर जुड़ते चले गए। वो चाहे अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर हों, चाहे सुरमा भोपाली हों, चाहे कालिया हों, चाहे गब्बर के सांबा हों, ये सब लोग उसके बाद जुड़ते चले गए। अब जब ये कहानी के तौर पे मुकम्मल हो गई तो फिर जिस तरह से गब्बर के कैरेक्टर का फिल्म में उठाव आ रहा था कहानी में, तो ये कहानी इंडिविजुअली अमिताभ बच्चन जी को सुनाई गई, धर्मेंद्र जी को सुनाई गई, संजीव कुमार साहब को सुनाई गई। तो संजीव कुमार साहब भी इसमें गब्बर का रोल करना चाहते थे और अमिताभ बच्चन भी गब्बर का रोल करना चाहते थे। जब उनको ये बताया गया कि इस रोल के लिए तो ऑलरेडी डैनी जी से बात हो गई है और वो इसको करेंगे, डैनी साहब से बात हो गई है। उस समय डैनी साहब फिरोज खान की धर्मात्मा के लिए भी हाँ भर चुके थे और ये हुआ कि वो डैनी साहब ने तय किया कि नहीं, मैं धर्मात्मा को कंप्लीट करूँगा। उसकी शूटिंग अफगानिस्तान में होना थी। अब चूंकि शोले की सारी स्टार कास्ट तैयार हो चुकी थी तो ये इम्पॉसिबल था कि किसी एक कैरेक्टर के लिए रुका जाए। 67 में जब जावेद साहब भोपाल में पढ़ते थे, 65 के आसपास जो भी दौर रहा है, तो जब यूथ फेस्टिवल में ये भोपाल के सफिया कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे तो वहाँ अमजद खान अपना एक ड्रामा लेके आए थे और वो उन्होंने ड्रामा प्ले किया था वहाँ। तो हमेशा जावेद साहब सलीम साहब को ये जिक्र करते रहते थे कि जो जयंत के बेटे हैं अमजद, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनका ड्रामा मैंने देखा है। तो सलीम साहब ने उस समय ये सजेस्ट किया कि भाई आप हमेशा जिक्र करते रहते हो तो क्यों ना अमजद का टेस्ट ले लिया जाए। तो अमजद खान का टेस्ट हुआ और वो फिर गब्बर सिंह हो गए और इतिहास हो गए। संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों को इस बात का बहुत अफसोस रहा कि वो गब्बर नहीं बन पाए। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हाँ बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है। अब गब्बर के जो डायलॉग हैं, जो डर गया सो मर गया, कितने आदमी थे। देखिए जावेद साहब की जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी साहित्यिक है। वो 7 पीढ़ियों से शायर हैं। उनके दादा परदादा सब बड़े शायर हुए हैं। उनके परदादा ने गालिब का दीवान एडिट किया था। तो जब उन्होंने डायलॉग पे काम करना शुरू किया तो अवध और हिंदी को मिक्स करके ये एक भाषा क्रिएट हुई जिसमें कुछ शब्द अवधी के हैं, कुछ हिंदी के हैं। और ये जो फिल्म है इसकी एक अजीबोगरीब खासियत है जिस पे कभी
दर्शक गौर ही नहीं कर पाते हैं। फिल्में इतनी इंटरटेनमेंट की है, कहानी इतनी कसाव की है कि लोग ये नोट ही नहीं करते हैं कि इससे पहले जितनी फिल्में बनती थी उनमें कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए एक पृष्ठभूमि बताई जाती थी कि डाकू क्यों डाकू है, दुश्मनी क्यों है, हीरो क्यों इस तरह के स्वभाव का है। इसमें उसका कोई अता पता नहीं है। गब्बर सिंह क्यों गब्बर सिंह है किसी को नहीं मालूम है, और कोई भी ये बात अपने दिमाग में फिल्म देखते वक्त अपने जहन में नहीं लाता कि गब्बर सिंह क्यों है, जय वीरू क्यों है, सुरमा भोपाली क्यों है, और अंग्रेजों के जमाने का जेलर क्यों है, और वो फिल्म में आते हैं और चले जाते हैं, इसका भी आपको एहसास नहीं होता है। तो ये कहानी का रचाव था, और वो जो अवध की परंपरा है जो जिसमें से लोक मुहावरे निकलते हैं, उसी परंपरा में ये शोले के डायलॉग का काम है। अगर ये काम जावेद अख्तर साहब ने साहित्य के लिए किया होता तो आप निश्चित तौर पे माने कि ये सब लोक मुहावरे बन चुके होते। ये डायलॉग हमको याद क्यों है? क्योंकि हम उससे कनेक्ट हैं, इसलिए वो हमको याद है। तो ये जो कनेक्शन जोड़ने का काम है, ये कबीर, सूरदास, तुलसी उस परंपरा से आता है। तो ये चूंकि फिल्मी काम है, इसलिए उसको अदब में वो जगह नहीं दी जा सकती है या नहीं मिलती है, मगर डायलॉग का जो काम है ये बहुत ही अद्भुत है। और ये एक चमत्कार जावेद साहब ने शोले में ही नहीं दिखाया है। उनका शाकाल भी का भी डायलॉग पॉपुलर है, उनका मुकेम्बो भी खुश होता है। तो ये जो डायलॉग का कमाल है, मेरे पास माँ है, ये वन लाइनर जो है, ये जावेद साहब से जब आप मिलें, बात करें और गहरे से समझें तो आपको ये यकीन हो जाता है कि इस तरह यही आदमी सोच सकता है। सर इसमें ये भी बात है कि जो जय वीरू नाम दिए गए हैं, हाँ, ये भी शायद जावेद साहब और सलीम साहब के दोस्तों के नाम थे। हाँ, नहीं, उसमें ऐसा था कि जय जो है वो जावेद साहब के दोस्त का नाम था, तो जय वहाँ से ले लिया गया। नाहर सिंह बघेल करके भोपाल के सज्जन हुआ करते थे, तो वो नाहर सिंह सुरमा थे, तो सुरमा भोपाली वहाँ से ले लिया गया था। हरीराम नाई जो थे वो सलीम साहब जहाँ बाल कटवाने जाया करते थे इंदौर में, उस नाई का नाम हरीराम था, इंदौर में, तो वो हरीराम नाई था। और शोले के साथ तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि शोले की जो पृष्ठभूमि पर आप गौर करें तो आपको उसमें मध्य प्रदेश, मालवा और खास करके मध्य भारत, भोपाल की बड़ी छाप मिलती है। देखिए, वो कभी उन डायलॉग के जो कैरेक्टर हैं उनके बोलने का जो अंदाज है, जब आप उसको पकड़ेंगे तो आपको ये समझ में आए। ये कम लोग गौर करते हैं कि वो भोपाल और इंदौर की भाषा है। हाँ, जो जगदीप साहब बोलते हैं, जगदीप साहब वो तो ठेठ भोपाली है, मगर जो बाकी कैरेक्टर हैं उन पे भी जब आप गौर करेंगे, चाहे बसंती के डायलॉग हो, चाहे अमिताभ बच्चन के डायलॉग हो, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। अब आप कभी इंदौर के आदमी से देखिएगा, उसके बात करने का अंदाज गौर कीजिएगा, तो आप पाएंगे कि ये अंदाज, तो ये मध्य प्रदेश की माटी से निकली हुई भाषा है इस फिल्म में। मगर अब चूंकि वो हम उस तरह से उस नज़रिए से देखते नहीं, देखें तो वो पकड़ में आ सकती है चीज़ें कि यार ये तो बुंदेलखंडी है, ये अवधी है का शब्द है, ये भोपाल का है, ये इंदौर का है। तो और इस फिल्म ने जो भाषा तय की, उसने विज्ञापन जगत में कमाल किया है। मतलब जो वन लाइनर लिखने का के लिए वो लोग तो बाइबल मानते हैं इसको, विज्ञापन के लोग। वन लाइनर। तो उसका बहुत सारी पृष्ठभूमियाँ ऐसी हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सर इसमें एक और बात देखने को मिली है कि धर्मेंद्र साहब उस टाइम पे अमिताभ बच्चन साहब से बड़े स्टार हुआ करते थे, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो लोगों का इमोशन अमिताभ बच्चन की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो इससे किस तरह से बैलेंस करने का प्रयास किया गया था सर डायरेक्टर्स द्वारा? मूवी जब रिलीज हुई तो दुर्भाग्य से मिनर्वा, पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ एरिया वाइज रिलीज होती थी, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का ऐसा सिस्टम नहीं था कि ऑल इंडिया फिल्म रिलीज हो। तो ये होता था मुंबई टेरिटरी है, फिर इंदौर टेरिटरी है, फिर अमरावती टेरिटरी है, अलग अलग टेरिटरीज में फिल्में रिलीज हुआ करती थी। तो जब मुंबई टेरिटरी में फिल्म रिलीज हुई मिनर्वा में, तो दुर्भाग्य से ये फिल्म उस समय उतना पिकअप नहीं पकड़ पाई। तो फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत मशहूर हो गई थी
कि शोले के निकल गए छोले। अच्छा। हाँ, तो सलीम जावेद ने एक विज्ञापन दिया था फिल्म ट्रेड मैगजीन में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये फिल्म हर टेरिटरी में 1 करोड़ का बिजनेस करेगी। बहुत बड़ा अमाउंट होता वो उस समय बहुत बड़ा अमाउंट होता था, और उन्होंने ये अखबार में कर दिया था डिक्लेयर, और विज्ञापन देके। मगर फिल्म जब चलना शुरू हुई तो मिनर्वा सिनेमा में ये 5 साल तक चली। ये वहाँ से उतरी तब जब रमेश सिप्पी की दूसरी फिल्म बन के तैयार हो गई। और मिनर्वा सिनेमा के जो मैनेजर थे वो विथ फैमिली वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं रहने लगे, थिएटर में ही। उसकी वजह ये है कि एक फिल्म है जिसके लिए लोग सुबह से आ जाते हैं 5 बजे से, तो अब एक मैनेजर क्या करेगा? तो उन्होंने अपनी फैमिली वहीं शिफ्ट कर ली, 2 कमरे बनवाए गए उनके लिए, और वो सिनेमा हॉल में ही रहने लगे। ठीक। उसके अलावा कनाट प्लेस में एक सिनेमा हॉल था, प्लाजा नाम था उसका। पंजाब से एक शोले स्पेशल बस चलती थी जिससे लोग वहां आते थे दिल्ली उस फिल्म को देखने के लिए और वापस जाते थे, और शोले स्पेशल बस होती थी, और वो सालों तक चलती रही। इस फिल्म का की आय का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कई बरसों तक इंतजार किया गया। जब हम आपके कौन है आई, तब उसने इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा। सर एक सीन और फिल्माया गया था, धर्मेंद्र साहब का टंकी पे चढ़ के शराब पी के। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प हुआ ये कि जावेद साहब लगातार शूटिंग के दौरान बेंगलोर रहते थे। उसकी वजह ये थी कि फिल्मों में संवाद अदायगी कैसे होगी। देखिए, सलीम जावेद जो स्क्रिप्ट लिखा करते थे, पहली बार उन्होंने इतनी मुकम्मल स्क्रिप्ट इंडस्ट्री में लिखना शुरू की कि एक्टर के कपड़े क्या होंगे उस वक्त, किस कलर के होंगे, ये भी वो सीन के साथ लिख के देते थे। तो संवाद अदायगी के लिए जावेद साहब का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे सुरमा भोपाली हो, चाहे असरानी हो, कोई भी हो। सबके डायलॉग्स में कई लोगों के डायलॉग तो उन्होंने टेप करके दिए कि आपको इस अंदाज में बोलना है। तो जब वो इसी काम के लिए बेंगलोर में थे, रमेश सिप्पी ने एक दिन उनसे कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि इंटरवल के बाद थोड़ा सा फिल्म की भाषा में कहें तो थोड़ा सा सुर उसका नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक कोई चीज़ ऐसी हो जिससे जरा सा थोड़ा सा फिर उससे लोग उससे कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं। तो उन्होंने कहा कुछ सोचता हूँ, कर दूंगा मैं। अच्छा, ये उनकी आदत है, वो सोचने और करने की प्रक्रिया में कितना समय निकाल देंगे ये ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो उनका आत्मविश्वास है कि मैं कभी भी ये काम कर सकता हूँ। तो अब मालूम चला कि भाई टल गया, कर देंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। अब पता ये चला कि एक दिन उनको मुंबई आना था, तो वो बेंगलोर एयरपोर्ट के रास्ते में थे। तो जो रमेश सिप्पी साहब के असिस्टेंट थे वो उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में कहा कि सर वो सीन नहीं हो पाया अभी तक, वो कल उसको शूट करना है प्लानिंग में। तो जावेद साहब ने कहा अभी लिख देता हूँ मैं। रास्ते में लिखना शुरू किया, एयरपोर्ट के बोनट पे वो बैठ के कंप्लीट करते रहे। उसने कहा साहब फिर अब तो फ्लाइट आ गई है, अब आपको तो जाना है अंदर। उन्होंने उनके हाथ में कागज़ दिया कि ये लो सीन कंप्लीट हो गया, और अगले दिन वो सीन शूट हुआ, वो सामने है। जो दोनों हीरोइन हैं, जया बच्चन जी, बच्चन साहब की वाइफ है, हेमा मालिनी जी धर्मेंद्र जी की वाइफ है, तो इनका सिलेक्शन कैसे हुआ सर? क्या इसी वजह से सिलेक्शन हो गया था? नहीं, देखिए, 2 बातें थी। एक तो अमिताभ बच्चन और जया जी का तो जंजीर रिलीज़ हो चुकी थी पहले, और वो लोग दोनों जो है वो साथ में ही थे तकरीबन। और इसलिए दूसरा ये कि सिप्पी फिल्म की इससे पहले जो फिल्म थी सीता और गीता, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। अब जाहिर बात है कि जब एक फिल्म हिट होती है तो उसकी सब लोग एक साथ काम करना चाहते हैं दोबारा। तो संजीव कुमार, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी तो सीता और गीता से कंटिन्यू थे, इसीलिए उनका कास्ट होना नेचुरल था। हाँ, और धर्मेंद्र साहब का इश्क तो शोले से ही शुरू हुआ था हेमा जी से। हाँ, ये मतलब ये है कि धर्मेंद्र साहब ने उस कैमरामैन को के असिस्टेंट वगैरह को सेट कर रखा था कि अगर हेमा जी को गले लगाने का कोई सीन हो तो आप उसको रीटेक करें। हाँ। अच्छा सर, ये एक बहुत हमने सुनी हुई कहानी है, पता नहीं कितनी सच है, कि
अमिताभ बच्चन जी ने अंत में अपनी जान दी, धर्मेंद्र चाहते थे कि वो उनकी जगह ट्रेजेडी में हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए पॉसिबल नहीं था कि धर्मेंद्र लीड रोल में थे, है ना। वो जय और वीरू में जय जो थे वो कहानी का दूसरे नायक थे, तो ये स्क्रिप्ट के लिहाज से भी पॉसिबल नहीं है। दर्शक कैसे स्वीकार करेंगे कि मेन लीड मर गया है और सेकंड लीड जिंदा है? लेकिन सर जो मरा वो लेजेंड है उस मूवी। ये तो देखिए, अब ये तो दर्शकों ने ऐसा कर दिया ना। लिखते वक्त जो प्रोसेस हुआ उसमें आप अपने लीड कैरेक्टर को कैसे मार सकते हैं? क्योंकि फिल्मों का तो आपको एक हैप्पी एंड बताना है। मगर ये हुआ कि जय जब मर गया तो उसकी जो मास अपील है वो ज्यादा हो गई, लोगों ने पसंद किया, लोग रोए उसमें कि भाई जय क्यों मर गए। जय का मरना और जया भादुड़ी का दोबारा उस खिड़की को बंद करना, वो कमाल का सीन है। मतलब आप कल्पना करिए कि एक औरत है जिसकी जिंदगी दोबारा बंद हो गई। तो ये वो तमाम बातें हैं जो शोले फिल्म से जुड़ी हुई है, जो कैमरे के पीछे की बातें हैं कि किस तरह से शोले इतनी रोचक बन पाई है, उसमें एक एक जो कैरेक्टर, एक एक जो बात ली गई है वो कितना रियल रही है, और किस तरह से शोले एक परफेक्ट फिल्म बनी है। तो ये पूरी जानकारी हमें दी गई है अरविंद मंडलोई जी द्वारा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग शोले के प्रेमी हैं, जिस फिल्म को रिलीज़ हुए पूरे 50 वर्ष हो गए और उसके बाद भी उसके बारे में बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो इसे काफ़ी पसंद भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर शोले जैसी फिल्में बहुत कम बनती है जिनके बारे में इतने साल बाद भी बातचीत की जाए। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।